हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपके पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। उस तरीके के प्रश्न को करने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, दिल थाम के बैठ जाइए और अपने क्वेश्चन को आप लोग अपने साथ प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को सीरीज को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि दोस्तों आप लोग कोई इस क्लास का पीडीएफ चाहिए प्रत्येक क्लास, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो चाहिए तो आप हमारे ऐप को, है ना, एप्लीकेशन जिसका नाम क्या है दोस्तों, टोटल लर्निंग, आपको सर्च करना है ऐप को और वहां पर से आपको डाउनलोड कर लेना है इस ऐप को, और फ्री स्टडी मटेरियल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लिया। और साथ ही दोस्तों, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, है ना, टोटल लर्निंग नाम है, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस बढ़िया से ताज़ा से इस फ्रेश सीरीज को स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो कि पॉलिटेक्निक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। किस टाइप का क्वेश्चन है? कहता है दोस्तों, एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है, यानी दोस्तों बिजली जो हीटर पहले चलता था दोस्तों, हीटर में जो गोल 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 कॉइल लगा हुआ था ना, कुंडली जिसको हम लोग कहते हैं, वह किस पदार्थ की, वह जिस भी पदार्थ की बनी होती है दोस्तों, उसकी क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, लिखा हुआ दोस्तों, निम्न विशिष्ट, है ना, निम्न विशिष्ट प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक। और ऑप्शन नंबर बी कहता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी कहता है उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक। ऑप्शन नंबर सी कहता है निम्न विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक। देखिए, यहाँ पे जब आप लोग हीटर देखते थे तो हीटर बहुत ही ज़्यादा हीट देता था दोस्तों, हीटर हीट देता है और गलता बहुत कम देरी तक था। तो इसका गलनांक तो सबसे पहली बात की ऊँचा होगा। गलनांक इसका क्या होगा दोस्तों? उच्च होगा, यानी कहने का मतलब हाई होगा पहला, है ना। और उच्च कब होगा? गलनांक तो उच्च हो गया। और गर्मी बहुत ज़्यादा देता था। गर्मी कब ज़्यादा देगा दोस्तों? जब रेजिस्टेंस पावर जो होगा वो अधिक होगा। तो यहाँ से हम लोग पूरा निष्कर्ष निकाल सकते हैं दोस्तों कि जो विशिष्ट प्रतिरोधकता होगी, है ना, प्रतिरोध, वो क्या होगा दोस्तों? हाई होगा। और साथ ही साथ गलनांक, यानी कि गलता नहीं था जल्दी, इसका भी हाई होगा, है ना। बहुत दिनों तक, 5 से 7 दिन तक चल जाता था, एकदम लगातार यूज करते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी, उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक, ये आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हीटर का जो तार होता है दोस्तों, हीटर का जो तार होता है वह किस चीज़ का बना होता है? सभी लोग बताइए, कुंडली किस चीज़ का बना होता है? चलिए, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये किस चीज़ का बना होता है? तो ये होता है नाइक्रोम का। किस चीज़ का बना होता है दोस्तों? नाइक्रोम का। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछता है। और डेली 8 बजे से आपको सुबह में तैयारी मिलेगी दोस्तों। फ्रेश उठिए और क्वेश्चन को करिए, उठिए और क्वेश्चन को करिए, माइंड फ्रेश रहेगा आपका। यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग देख सकते हैं। कहता है दोस्तों, एक गैल्वेनोमापी को एक वोल्ट मीटर में बदलना है। देखिए, गैल्वेनोमापी है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर है, उसको हमको किस में बदलना है? वोल्ट मीटर में बदलना है दोस्तों। तो उसमें जो तार लगेगा, यानी कि जो प्रतिरोध लगेगा, रेसिस्टेंस लगेगा, वह किस क्रम में लगेगा, यानी कि किस क्रम में जोड़ेंगे? समानांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ेंगे या श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ेंगे? और दूसरा ऑप्शन आता है, यानी कि तीसरा नंबर, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को या श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कितना कंफ्यूज करने वाला है दोस्तों, है ना। जो याद रहते हुए भी आप भूल सकते हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो याद रहते हुए भी भूल सकते हैं। तो देखिए, वोल्ट मीटर क्या बताता है भाई साहब? वोल्ट बताता है। याद रखिए, वोल्ट मीटर क्या बताता है? वोल्ट बताता है। तो आप सभी लोग इसलिए याद रख सकते हैं कि देखिए, वोल्ट है तो वोल्ट मीटर को हम लोग किस चीज़ में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में इसमें जोड़ेंगे। इसमें क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में, और वो भी हाई प्रतिरोध होना चाहिए, है ना। रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? हाई होना चाहिए रेसिस्टेंस। ठीक है, याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और कैसा प्रतिरोध होना चाहिए? हाई क्वालिटी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कैसा प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन है। कहता है दोस्तों कि एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 1110 के स्रोत से जोड़ा गया है, तो बल्ब द्वारा खपत शक्ति क्या होगी? यानी कि दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है? पावर पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? पावर पूछ रहा है। 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को 1110 के वोल्ट पर क्या, स्रोत पर क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। जल्दी से बताना है, बल्ब कितना शक्ति खत्म करेगा? तो देखिए, इसका पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमको क्या होता है दोस्तों?
P बराबर V इंटू आई। आई क्या होता है? तो आई आपका धारा है, आई आपका क्या है? धारा है। तो हम लोग क्या करते हैं, आई पहले निकालते हैं। आई तो हमारे पास है नहीं, देख लीजिए वोल्ट है और वाट है। तो देखिए 1 वाट दिया हुआ है, वाट किसका यूनिट होता है पता है? शक्ति का। और हमको निकालना किस पे? हमको निकालना 110 वोल्ट पे। देखो यहाँ पे 220 वोल्ट पे जलाते हैं तो 100 वाट का बल्ब जलता है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ से एक कोशिश कर सकते हैं कि आई का वैल्यू आई का निकालिए। P बराबर क्या कर सकते हैं? P बाई V इजकल टू आई, ये वैल्यू होगी। तो P हमारा कितना है दोस्त? 100 बटा में V का वैल्यू कितना है? 200। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं आई की वैल्यू क्या आ गई? आई की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? सॉरी 220 ना, 0 से 0 खत्म है ना। तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगी? यहाँ 5 बटा में 11। तो यहाँ पर से फाइनली दोस्तों हमारे पास आई की वैल्यू कितना आ गई? 5 बटा में 11 एम्पियर। देखिए अब आई की वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर से वोल्ट भी है, आई भी है। अब हमको जो इस वोल्ट पे अब निकालेंगे, अभी किस वोल्ट पे? उस समय से इन दोनों का यूज करके हमने आई फाइंड कर लिया। अब आई फाइंड के जगह पे अब हम लोग क्या करेंगे? पी बराबर क्या होता है दोस्तों? वोल्ट गुने आई। तो यहाँ पर से 5 गुने कितना है? 1100 है ना, और बटा में कितना था? 11 था। तो इसको काटेंगे कितना बार? 10 बार में, और ये 50 वाट पावर है तो वाट में हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले इन दोनों का यूज करके हमने क्या निकाला? आई निकाला। अब हमको इस वोल्ट पे चाहिए, इस वोल्ट पे पावर कितना एज्यूम करेगा? तो वो 50 वाट करेगा, ठीक है 50 वाट। 220 वाले पे 100 वाट करेगा, और 1100 वोल्ट पे 50 वाट करेगा। जब धारा कितना हो, दोनों में धारा कितना है दोस्तों? 5 बटा में 11 एम्पियर है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 4 कहता है कि 12 ओम का, है ना, 12 ओम का, ठीक है, ओम का 3 प्रतिरोध। देखिए 12 ओम का 3 प्रतिरोध एक समबाहु त्रिभुज बनाता है। देखिए यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ठीक है, तो मिस्टेक है, आप लोग सुधार लीजिएगा। 12 ओम का 3 गो प्रतिरोध है दोस्तों, 3 प्रतिरोध है, ये कुछ इस तरीके का बनाता है, यानी कि समबाहु, यानी कि सभी भुजाएं बराबर होती है। किन्हीं 2 शीर्ष के बीच प्रतिरोध फाइंड करना है। तो मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। यहाँ भी प्रतिरोध है, यहाँ भी प्रतिरोध है, यहाँ भी प्रतिरोध है। 3 गो प्रतिरोध समबाहु त्रिभुज की तरह बना दिया। अब इसमें से कोई भी 2 गो शीर्ष पर हमको क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, कोई भी 2 गो शीर्ष पर। तो देखो, तो एगो ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर से। देखिए ये हो गया हमारा 1 पॉइंट, ये हमारा 1 पॉइंट, और ये हमारा 1 पॉइंट, ठीक है। कोई भी पॉइंट का दिया तो हम ए पॉइंट मान लिए, इसको बी पॉइंट मान लिए, और यहाँ पर से भी हमारा एक प्रतिरोध जुड़ जाएगा। तो देखिए 1 पॉइंट यहाँ से निकालना है हमको, ई वाला लाइन चाहिए। तो ई दोनों क्या, देखिए ई दोनों क्या एक सीरीज बना हुआ है, तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे और इसके साथ पैरेलल कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो मान के चलो ये कितना है? 12 ओम का 3 प्रतिरोध है। 12 कितना हो जाएगा? सीरीज वाला जुड़ जाता है 24। अब यहाँ पर से अब पैरेलल वाला क्या हो जाता है दोस्तों? एगो आया हमको 124 प्लस एगो आ जाएगा कितना? 12 इजकल टू 1/RP, है ना, RP हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसको कर दीजिए आप लोग। अब इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर से 1/RP बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे 12 और प्लस 12 प्लस 24, है ना। सही है, रुक जाइए, क्या था कैलकुलेशन हमारे पास? क्या था? 1/12 प्लस 1/24 ये था। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो 12 दूना का 24 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर से 24 करेंगे, 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब फिर इसके करेंगे तो 2, है ना, 12 दूना का 24, और ये करेंगे 1, यानी कि 3 बटा में 24 और 1 बटा में 8। अब हमको तो हमारे पास क्या वैल्यू आया? 1 बटा में 8 किसका वैल्यू आया? 1/RP का वैल्यू आया। 1/RP इजकल टू 1/8। ये क्या है? RP क्या है दोस्तों? तो पॉइंट ए और बी के, ए और बी का क्या है दोस्तों? वैल्यू है। तो RP हमको ना चाहिए, ये तो 1/RP, तो पलट दीजिए, उल्टा करेंगे तो RP बराबर क्या हो जाएगा? इधर भी पलटेगा और इधर भी पलटेगा, तो 8 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा? 8 ओम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से बना सकते हैं, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं था, बस केवल समझने के ऊपर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो 10th लेवल पे आप लोग देते हैं ना, वो यही सब कुछ क्वेश्चंस आपको 12th लेवल पे है। जैसे कि ये सब क्वेश्चन आपको क्या है दोस्तों 12th लेवल वाला क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन आसान है। तो आदर्श सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, इंटरनल रेसिस्टेंस है ना, इंटरनल रेसिस्टेंस दोस्तों वो क्या होता है, तो वो शून्य होता है। याद रखिएगा शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है ना। और अगर मान लीजिए वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हमारा अनंत होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 6 कहता है कि विद्युत संश्लेषण के नियम कि इन्होंने दिए, यानी कि किसने दोस्तों विद्युत संश्लेषण का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर ए है बोर, ऑप्शन नंबर बी है मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर सी है लेंज और ऑप्शन नंबर डी है फैराडे। तो विद्युत संश्लेषण का नियम किन्होंने दिया, तो चलिए मैं आप सभी को आंसर बताता हूं दोस्तों, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फैराडे ने। किन्होंने दिया था, फैराडे ने दिया था दोस्तों, है ना। फैराडे ने विद्युत संश्लेषण का नियम दिया था, और वो कब दिया था, तो सन 1853 ईस्वी में दिया था। याद रखना है आप सभी को, सन 1853 ईस्वी में दोस्तों फैराडे ने विद्युत संश्लेषण का खोज किया था, माइकल फैराडे ने, ठीक है। और इसके तहत 2 नियम दिया था, आप सभी को पता होना चाहिए। इसके तहत 2 नियम दिया था, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, है ना। ये भी आपको 12th में ही पढ़ना है, लेकिन आप जब भी पॉलिटेक्निक का सिलेबस देखिएगा तो 9th और 10th और 11th और 12th ये थोड़ा बहुत मिक्सअप, 11th 12th का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है, और बाकी जो मेन बेस है ना वो आपको 9th और 10th, 9th सबसे ज़्यादा आता है भाई साहब, 9th सबसे ज़्यादा आता है पॉलिटेक्निक में। देख लीजिए ये सब 9th का ना क्वेश्चन है, ये सब 9th का क्वेश्चन, 9th में आपको पढ़ना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के मध्य उंगली किसकी ओर बताती है। ये सब प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो फ्लेमिंग का जो मध्य उंगली है दोस्तों, जो बीच वाला उंगली है, वह किस चीज़ को दर्शाता है, सबको पता है इसका आंसर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, धारा को, करंट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है दोस्तों, करंट को बताता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, है ना। चलिए अंगूठा किसको दर्शाता है, तो अंगूठा बल को दर्शाता है ना, बल को दर्शाता है। मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र को। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है। द्वितीयक ईंधन का कौन सा एक उदाहरण है दोस्तों, देखिए पेट्रोलियम है, जल गैस है, प्राकृतिक गैस है और कोयला है। तो द्वितीयक ईंधन का जो उदाहरण है ना वो क्या है दोस्तों, जल गैस है। जल गैस है, जल गैस जो है ये द्वितीयक ईंधन का है, और बाकी जितना है पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला, ये तीनों क्या है, ये प्राथमिक है। क्या है, प्राथमिक ईंधन का उदाहरण है। याद रखिएगा प्राथमिक ईंधन का उदाहरण कौन कौन सा है दोस्तों, तो ये कोयला है, पेट्रोलियम गैस है, और पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के बीच है, निम्नलिखित यौगिक में किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है। तो ऐसा कौन सा है दोस्तों, ऐसा कौन सा, ये जो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है कोयला, ऑप्शन नंबर बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी है अल्कोहल, जिसका ऊष्मीय जो टेम्परेचर जो मान होता है वो न्यूनतम होता है ना। वो जलेगा तो न्यूनतम होगा, उष्मा निकलेगा, न्यूनतम उष्मा निकलेगा। कोयला को जलावे पर न्यूनतम निकलता है, या बायोगैस को जलाएंगे, या लकड़ी को, या अल्कोहल को, किसको। हाँ जी सभी विद्यार्थी बताएंगे। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, लकड़ी को जब जलाइएगा ना तो न्यूनतम ऊष्मा प्राप्त होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो न्यूनतम ऊष्मा प्राप्त करने के लिए कौन सा यौगिक है, तो वो है लकड़ी। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है। जो गर्म वस्तु होती है दोस्तों वो क्या उत्सर्जित करती है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों क्या है, एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर बी है अवरक्त किरणें, ऑप्शन नंबर सी है दृश्य किरणें, ऑप्शन नंबर डी है परावैंगनी किरणें। तो देखिए जो प्रत्येक वस्तु जो गर्म होती है ना दोस्तों वो कौन सा किरण निकालता है मालूम है, अवरक्त किरण निकालता है, ठीक है, अवरक्त किरण निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा है, अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। और ये हमारा क्या है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, यह एक चुंबकीय है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं अवरक्त किरणें, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी हीट होगा तो कौन सी किरण निकलेगी, अवरक्त किरण निकलेगी। और परावैंगनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि
कीमती पत्थरों की पहचान किस किरण से की जाती है? तो कीमती पत्थरों की पहचान दोस्तों वो परावैंगनी किरण से ही की जाती है, ठीक है। और ये हमें आने वाली जो ये इससे बचे रहने के ये, अगर ये किरण हमारे त्वचा पे पड़ता है दोस्तों तो ये हमारी त्वचा को ख़राब करता है। तो इससे बचे रहने के लिए हमारे जो वातावरण है उसमें एक लेयर बना हुआ है जिसको हम लोग ओजोन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। यही लेयर जो है वो हमारी परावैंगनिक किरण हमारी ओर नहीं आने देती है, जिससे हमें स्किन रोग से बचे रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी लोग देखिए, कहता है दोस्तों निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? कौन सा ऐसा ईंधन है दोस्तों जो कि दूसरा से भिन्न है? यानी कि सब एक प्रजाति के हैं और जो तीसरा है ना वो दूसरा प्रजाति का है। ऑप्शन नंबर देखिए अल्कोहल है, ऑप्शन नंबर बी लिग्नाइट है, ऑप्शन नंबर सी कोक, ऑप्शन नंबर डी चारकोल। तो इस ऑप्शन को देखते ही आपके माइंड में चल रहा होगा कि लिग्नाइट कोयला के प्रकार है, चारकोल भी कोयला के प्रकार है, कोक को भी कोयला के प्रकार है, यानी तीनों कड़वा है, तीनों क्या है? कलुआ है। तो ये यहाँ पे आ गया है चौथा अल्कोहल। ये दारू कहाँ से आ गया इसमें, है ना? कोयला के साथ दारू मिक्स थोड़े ना होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? फालतू है, यह इसके द्वारा मैच नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि अल्कोहल हमारा दारू ही है। अल्कोहल क्या है? बहुत ही कड़वा होता है, ठीक है। अगर आप जो रियल वाला अल्कोहल होता है ना, अगर आप उसको एक बूंद भी अपने मुंह में डाल लेते हैं ना तो आप वहीं के वहीं मर जाइएगा, ठीक है। वहीं का वहीं मर जाएगा, इतना पावर होता है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बन जाता है ना? कौन सा ईंधन जलाएंगे तो न्यूनतम प्रदूषण निकलेगा, बहुत ही कम प्रदूषण निकलेगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी देखिए डीजल, ऑप्शन नंबर सी है कोयला और ऑप्शन नंबर डी है पेट्रोल। कौन सा होगा? किसको हम लोग जलाएंगे दोस्तों तो बहुत ही कम प्रदूषण होगा? तो मालूम है हाँ जी, प्राकृतिक गैस को दोस्तों हम लोग जलाएंगे तो बहुत ही कम क्या होगा? प्रदूषण होगा, जिसको हम लोग उर्फ CNG के नाम से जानते हैं ना, CNG, ठीक है, कंपोजिट नेचुरल गैस, है ना। तो ये नेचुरल गैस है दोस्तों और इससे बहुत ही कम प्रदूषण होता है। तो ऐसा तो कोई बात नहीं है, जिसका ज़्यादा यूज होने लगेगा भाई साहब वो तो प्रदूषण का कारण बनवे करेगा। अभी मान लीजिए अभी तो CNG का क्रेज़ कम चल रहा है मार्केट में, जैसे ही पेट्रोल से ज़्यादा CNG चलना स्टार्ट हो जाए तो CNG भी कुछ न कुछ हानि करना स्टार्ट कर देगा। यानी कहा जाता है ना दोस्तों कि अगर किसी भी दवा को दवा के अनुसार नहीं खाइएगा, खाना के अनुसार खाने लगिएगा दवा को, तो वो दवा भी क्या करता है? बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ को थोड़ा सा करते हैं ना तो ठीक है, थोड़ा सा खाइए, ठीक है। अच्छा, दवा को हमेशा थोड़ा सा मात्रा में यानी कि छोटा सा क्वांटिटी में दिया जाता है, माइक्रो में, मिली में। क्यों? क्योंकि इसका जो असर है ना थोड़ा सा में ही काम चल जाएगा। अगर ज़्यादा यूज होने लगता है तो इसी तरीके से अभी चल रहा है पेट्रोल बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसके कारण ये प्रदूषण में कारण हो गया। डीजल, है ना, और जैसे ही इसका यूज बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा करोड़ों में इसका यूज होने लगेगा, तो इसकी तुलना में तो कम होगा, लेकिन ज़रूर और कुछ हानि होने लगेगा जो मनुष्य को कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो धीरे धीरे इन्वेंशन होते रहता है। हर चीज़ क्या होता है? लाभ और हानि दोनों होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिक ईंधन है? बेहतर नाभिक ईंधन कह रहा है दोस्तों, है ना। तो नाभिक ईंधन कौन सा? ऑप्शन नंबर है प्लूटोनियम 239, ऑप्शन नंबर बी है यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर सी है नेपटूनियम 239 और ऑप्शन नंबर डी है थोरियम 236। तो नाभिक का बेहतर ईंधन की बात कर रहा है ना, नाभिकीय रिएक्टर, है ना। नाभिकीय रिएक्टर के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना। उसी में जो ईंधन होता है उसको चलाने के लिए दोस्तों ईंधन, है ना, कुछ पेट्रोल, जैसे हवाई जहाज़ को चलाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन है जो कि ईंधन के रूप में काम करता है। दुचक्का को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल चाहिए। इसी तरीके से नाभिकीय रिएक्टर जो मशीन है दोस्तों उसको चलाने के लिए कौन सा ईंधन चाहिए? तो याद रखिए प्लूटोनियम 239 चाहिए। प्लूटोनियम 239 चाहिए जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सॉरी, कहाँ पे? यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्लूटोनियम 239 एकदम सर्वश्रेष्ठ बेहतर से बेहतर नाभिक ईंधन है। किसके लिए? तो नाभिकीय रिएक्टर को चलाने के लिए, ठीक है।
और नाभिकीय रिएक्टर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर से कि नाभिकीय रिएक्टर में यानी कि नाभिकीय जो उपकरण है दोस्तों उसमें काम को कम करने के लिए किस चीज़ की छड़ लगाई जाती है। तो जो छड़ होता है ना दोस्तों वो कैडमियम की छड़ होता है। किस चीज़ की होती है? कैडमियम की। याद रखिएगा, कैडमियम की छड़ का इस्तेमाल करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में मंदन और तेज गति करने के लिए, ठीक है, काम को। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दूरी सबसे न्यूनतम इकाई है। कौन सी ऐसी दूरी है दोस्तों जो सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे छोटी इकाई है ना। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा। इस आधार पे जो आपके ऑप्शन पे आधार पे ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कहता है पारसेक, ऑप्शन नंबर सी कहता है खगोलीय इकाई और ऑप्शन नंबर डी कहता है प्रकाश वर्ष। तो चलिए आप सभी को तो पता है जी। हाँ जी, यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों उसके अनुसार किलोमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि दूरी का जो डिस्टेंस का सबसे छोटा यूनिट ऑप्शन के आधार पे क्या है? किलोमीटर। अगर मान लीजिए किलोमीटर रहता, ऑप्शन नंबर बी में मीटर रहता, तो किलोमीटर ना होकर के अब की मीटर हो जाता आंसर। और सबसे बड़ी यूनिट, दूरी का सबसे बड़ी यानी कि मैक्सिमम पॉइंट है ना, मैक्सिमम यूनिट कौन सा हो सकता है मालूम है आप सभी को? हाँ जी, बहुत अच्छा। मालूम है तो अच्छा है, नहीं मालूम है तो जान लीजिए दोस्तों क्या होता है। तो होता है पारसेक होता है, ठीक है, पारसेक होता है, ठीक है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 गुने 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष। अब 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? चलिए जान लीजिए, ये होता है कितना? 1 प्रकाश वर्ष। अब 1 प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। ये 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। लमसम कहे तो 10 के पावर 16 मीटर लमसम, है ना। तो इसी को हम लोग अगर पारसेक है, 1 पारसेक बराबर अगर कहा जाए तो कितना हो जाएगा? 3.26 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है, ठीक है। अगर एक खगोलीय इकाई है दोस्तों, अगर इसके बारे में बात करें तो 1.49 गुने 10 के पावर 11 मीटर ये इसका यूनिट होता है। एक खगोलीय बराबर इतना मीटर में होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग जनरली मीटर में मापते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे यूनिट कौन सा बता रहा है सबसे न्यूनतम, तो वो तो किलोमीटर है, ठीक है। अभी तक में अगर मीटर आता तो मीटर में भी हम दूरी को मापते। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं आप लोग। लल्लन टॉप यहाँ पे न्यूमेरिकल है दोस्तों। कहता है कि एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री की कोण पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है। 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश आ रहा है, तो थीटा का मान क्या होगा? जैसे कि कहने का मतलब नहीं समझे, ये हमारा कोई शीशा है, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश आया, कितना पर आया है? 35 डिग्री पर आया है, तो जाएगा भी ना, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, है ना। सभी विद्यार्थियों को पता होगा, उम्मीद है पता होगा। ऐसे आप लोग जानते भी होंगे दोस्तों कि प्रकाश का परावर्तन का नियम है ना, परावर्तन का नियम कहता है कि अगर समतल दर्पण पर जितना डिग्री से कोण आता है यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है ना, तो जितना डिग्री पे आएगा आपतित होती है उतना ही डिग्री पे जाएगा यानी कि परावर्तित होती है। तो यहाँ पे 35 डिग्री पे आ रहा है तो जाएगा कितना डिग्री पे? 35 डिग्री पे, है ना। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूल नंबर 2 से याद कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 35 डिग्री से जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि उन सभी का भी हेल्प हो। और डेली 8 बजे आप हमारे साथ सुबह में पॉलिटेक्निक के लिए क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं दोस्तों। और अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए। और कुछ नहीं, बस इतना ही कहता हूँ। बाकी आपके लिए फ्री ऑफ कॉन्टेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।